राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बस अब और नहीं। हेमा बेटा, जल्दी जल्दी तैयार हो जा, हमें बुआ के घर निकलना है। सुधा अलमारी से कपड़े निकालते हुए धीमे धीमे बोल रही थी। तेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें मैंने बैग में रख दी हैं, लेकिन बाकी की पैकिंग तो तुम्हें खुद ही करनी होगी। और हाँ, शादी के हिसाब से 2-3 अच्छे कपड़े ज़रूर रख लेना। वहाँ जाकर फिर मत कहना कि माँ वो वाली ड्रेस नहीं रखी। हर बार तू यही करती है, खुद से कुछ नहीं करती और फिर मुझसे शिकायत करती रहती है। इतना कहकर सुधा जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, पीछे से एक कड़ी आवाज़ आई, माँ आप मेरी बात क्यों नहीं समझती। हेमा की आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, उसमें एक गहरी घुटन और दर्द छिपा था। मैंने आपको कल ही साफ साफ कहा था ना कि मुझे बुआ के घर नहीं जाना। फिर क्यों बार बार वही बात दोहराए जा रही हो? क्यों ज़बरदस्ती मुझे उस माहौल में ढकेल रही हो जहाँ जाने का नाम सुनते ही मेरी सांसें अटक जाती हैं? सुधा ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, हेमा मैंने भी तो तुझे समझाया था बेटा, ये शादी हमारे लिए बहुत अहम है। बुआ के जेठ के बेटे की शादी है, सारा परिवार जा रहा है, तेरे पापा दादी भाई, अब तू भी तो बड़ी हो गई है, तुझे अकेला कैसे छोड़ दूं मैं। हेमा का चेहरा तमतमा उठा, लेकिन उसकी आंखें नमी से भरी थीं। क्यों नहीं छोड़ सकती माँ? क्या मैं इस घर में 2 दिन अकेले नहीं रह सकती? क्या एक लड़की का अकेले रहना इतना असुरक्षित हो गया है कि उसकी मर्जी का कोई मतलब ही नहीं बचा? मैं यहाँ अकेली रह लूँगी माँ, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। सुधा की आंखों में चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। हेमा, तू मेरी मजबूरी नहीं समझ रही। आजकल का ज़माना कैसा है तू भी जानती है। बाहर तो छोड़, घर में भी लड़कियां महफूज नहीं हैं। मैं तुझे इस तरह अकेला छोड़ने की सोच भी नहीं सकती। मेरी बात मान ले बेटा, साथ चल, मैं तुझे किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ सकती। हेमा की आवाज़ अब टूटी हुई थी, जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। माँ, जिस जगह आप मुझे ले जाना चाहती हैं वो घर की दीवारों से बहुत ज़्यादा डरावनी है मेरे लिए। वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जो मैं भूलना चाहती हूँ, लेकिन आपकी जिद मुझे फिर उसी अंधेरे में धकेल रही है। माँ, मैं अब और नहीं झेल सकती, बहुत डर लगता है। सुधा की आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं, उसकी रफ्तार थम गई, चेहरा सन्न रह गया। हेमा की डबडबाई आंखों में एक अधूरी चीख और एक अनकहा राज साफ झलक रहा था। मुझे फूफा जी से परेशानी है माँ, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश करो, या फिर क्या तब समझोगी जब कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। गुस्से और दर्द में डूबी हेमा बिना रुके बोलती चली गई। उसकी आंखों में एक अधूरा डर और टूटे हुए भरोसे की झलक साफ थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे बड़े डर को गुस्से में जबान दे दी है। वो एक पल को चुप हो गई। उसके चेहरे पर अब गुस्से की जगह घबराहट और पछतावा था। सुधा वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त कुछ पल के लिए थम गया हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, आंखें एकटक हेमा की ओर देख रही थीं और मन में जैसे तूफान चल रहा था। कुछ पुराने दृश्य, कुछ भूली बिसरी बातें अचानक आंखों के सामने घूम गईं। जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में डर देखा था, पर कभी उसे पूरी तरह समझ ही नहीं पाई थी। वो चुपचाप आगे बढ़ी और अचानक अपनी बेटी हेमा को सीने से लगा लिया। जैसे ही हेमा माँ की बाहों में आई, उसका सब्र टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था और रूह सिसकियों में डूब गई थी। सुधा ने उसे बिना एक शब्द कहे और भी कसकर अपने सीने से लगा लिया। उन्हें अब किसी और की बात सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक माँ अपने बच्चे के मन का बोझ सिर्फ उसकी आंखों में पढ़ लेती है। मेरी बच्ची, मेरी हेमा कब इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ से अपना दर्द भी छिपाने लगी। सुधा की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसुओं की एक चमक थी और दिल में खुद से नाराज़गी। हेमा ने भर्राई आवाज़ में जवाब दिया, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहती थी माँ, बस डर था कि कोई मेरी बात पर यकीन करेगा भी या नहीं। मुझे डर था कि आप सब पर और बोझ डाल दूंगी। आप पहले ही इतना कुछ झेलती हो। अगर ये बात बताती तो आप पापा से कहती, पापा दादी से, और फिर घर में तूफान आ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी मुश्किलें और बढ़ें। सुधा अब चुप थी,
लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू बहुत कुछ कह रहे थे। हेमा ने कांपते लहजे में कहा, फूफा जी की नज़रें, उनका रवैया हमेशा से अजीब रहा है माँ। एक बार जब मैं उनके घर में रुकी थी तब उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की। जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर मैं वहाँ से भागी थी। पर माँ, वो दिन कोई एक दिन नहीं था। उनके छूने का तरीका, वो गंदी निगाहें, वो सब आज भी वैसी ही हैं। मैं बहुत डरती हूँ माँ। हर बार लगता है जैसे मेरी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पाएगा। उनकी आंखों में आज भी शर्म नहीं है। माँ, आपको पता है, उस दिन जब वह शादी का कार्ड देने आए थे तब भी आप और पापा तो मिठाई लेने बाजार चले गए थे और बुआ दादी से कमरे में अकेले में बात कर रही थी। तब फूफा जी यहाँ अकेले थे और मुझे बहुत ही गंदी नज़रों से देख रहे थे। मैंने जैसे ही जाने की कोशिश की, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरा मुंह दबा दिया और ज़बरदस्ती मुझे किस किया। मैं बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर भागी थी। हेमा के शब्द जैसे हवा में कांपते हुए गूंजने लगे थे। वो एक कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन भीतर का तूफान अभी भी थमा नहीं था। आज भी वो सब याद आता है तो नींद नहीं आती माँ। नींद गया, चैन भी नहीं बचा। राजीव फूफा जी का वो चेहरा, वो घिनौनी मुस्कान, मेरी तो रूह तक कांप जाती है माँ। दिल करता है काश मैं उस दिन कुछ कर पाती, काश किसी से अपने मन की बात कह पाती। पर मैं डर गई थी माँ, बहुत डर गई थी। उसकी आवाज़ टूट रही थी, लेकिन दर्द जैसे हर शब्द से टपक रहा था। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगी, लेकिन उनके घर दोबारा कदम नहीं रखूंगी। इतना कहकर हेमा की हिचकियां फिर से तेज हो गईं। सुधा उसके पास जाकर बैठ गई। अपने कांपते हाथों से उसने हेमा को बाहों में भर लिया। बस बेटा, अब और नहीं, अब ये सब तेरे साथ नहीं होने दूंगी। उसकी आंखें गीली थीं, लेकिन अब उनमें आंसू से ज़्यादा आग थी। मैंने इस परिवार को जोड़ने के लिए तिनका तिनका समेटकर हर रिश्ता बचाने की कोशिश की, पर क्या मिला मुझे? बस अपमान, अनदेखी और अब मेरी बच्ची का टूटा हुआ आत्मसम्मान। अब नहीं, अब मैं तेरी माँ हूँ और तुझसे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। इस बार अगर मैंने चुप्पी साधी तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सुधा के भीतर का तूफान अब शब्दों में बदलने लगा था। गलती तेरी नहीं है हेमा, कसूर उस आदमी का है जिसकी नज़र में औरत सिर्फ एक जिस्म है। वो इंसान इस लायक ही नहीं है कि कोई उसे परिवार कहे। तुझ पर जो गुजरी है वो मैं कभी नहीं भूल सकती, और अब मैं किसी और राही को यह सब नहीं सहने दूंगी। राही, उसका नाम आते ही सुधा कुछ पल के लिए चुप हो गई। अतीत की परतें खुलने लगीं। 2 साल पहले की ही तो बात है। राही सुधा की जेठानी की बेटी, एक मासूम लड़की थी। उसकी आंखों में भी सपने थे, मुस्कान में उजाला था। लेकिन जब उसने अपनी आप बीती सुनाई थी तो पूरे घर ने जैसे उसकी आत्मा को ही कुचल दिया था। सबसे पहले तो मालती, सुधा की ननद, गुस्से में आग बबूला हो गई थी। राजीव ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है, जरूर इस लड़की ने ही कुछ किया होगा। राजीव को वो ऐसे बचा रही थी जैसे कोई भगवान हो, और राही सिर्फ एक बोझ। माला जी, जो सबकी माँ थी, सबकी बड़ी, वो भी चुप रहीं, और जब बोली तो वो भी सिर्फ राही के खिलाफ। पड़ी हुई नहीं कि उड़ने लगी है। अरे, औरतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उनका हर शब्द राही को भीतर तक तोड़ गया था। राही की माँ रोती रही, लेकिन किसी ने उसका दर्द समझने की कोशिश तक नहीं की। आखिरकार राही के माता पिता सब छोड़कर चले गए। शहर, घर, रिश्ते, सब कुछ। एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन जख्म साथ ले गए। सुधा अब भी उस दिन को याद कर कांप जाती थी। काश तब मैं कुछ बोल पाती, काश उस दिन मैं उनके साथ खड़ी हो पाती। उसने राही और जेठ जेठानी का दर्द समझा होता, उनकी पीड़ा को महसूस कर उनके साथ खड़ी हुई होती, तो शायद आज उसकी अपनी बेटी हेमा को ये सब नहीं सहना पड़ता। लेकिन उस वक्त तो सुधा और हिमांशु दोनों ही बस चुपचाप खड़े रह गए थे। ना उन्हें राही की नम आंखें दिखाई दी, ना उसकी आवाज़ में छुपी घुटन, और ना ही उसके माँ बाप की वो लाचार चुप्पी जो हर उस पिता के दिल को चीरती है जिसकी बेटी को कोई अपमानित कर जाए। इधर राजीव जानता था कि वो घर का दामाद है, और दामादों के लिए तो जैसे हर गलती माफ़ होती है। उसे यकीन था कि मालती उसका ही साथ देगी, और माला जी, जो खुद को उस घर की मालकिन समझती थी, उसकी ढाल बनेंगी। यही सब सोचते सोचते
सुधा पछता रही थी, लेकिन अब वही पछतावा उसके भीतर जलता अंगारा बन चुका था और अब हालात बदल चुके थे। अब बात उसकी अपनी बेटी की थी। वो हेमा के माथे पर चुंबन देकर बोली, तू आराम कर बेटी, और एक बात हमेशा याद रखना, दोष कभी तेरा नहीं था और ना होगा। अब तू अकेली नहीं, मैं इस बार तेरे साथ हूँ पूरी ताकत से। शाम को जब हिमांशु थका हारा घर आया तो सुधा की आंखें देखकर ही उसे लगा कि घर में कुछ बड़ा हुआ है। जब उसने पूछा तो सुधा ने राजीव के बारे में सारा सच उसे बता दिया। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, हेमा हमारी बेटी, उसके साथ वही हुआ जो उस दिन राही के साथ हुआ था। हिमांशु वहीं दीवान पर बैठ गया, सिर झुका लिया, आंखें बंद कर लीं। कमरे में खामोशी नहीं, पश्चाताप की चीखें गूंज रही थीं। उसके जेहन में राही की मासूम सी शक्ल तैर गई। वो दिन भी याद आ गया जब उसने भी अपने चाचा की तरफ देखा था, उम्मीद से, मदद की चाहत में, और वो एक बेजान मूरत बनकर खड़ा रहा। कुछ नहीं बोला उसने राही के हक में। आंखों में आंसू लिए हिमांशु फूट पड़ा, मैं गुनाहगार हूँ राही का भी और हेमा का भी। मैंने उस दिन कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरी अपनी बेटी नहीं थी, लेकिन क्या फ़र्क था, वो भी तो इसी घर की बेटी थी और मैं चुप रहा। आज ऊपर वाला मुझे मेरी चुप्पी की सज़ा दे रहा है। सुधा ने कांपते हुए उसका हाथ थामा। अब भी समय है हिमांशु, इस बार चुप मत रहो। उसने बिना एक शब्द बोले अपने बड़े भाई को कॉल किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो बोला, भैया मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं आपके साथ नहीं खड़ा रहा और उसकी सज़ा भगवान मुझे दे रहा है। जो उस राक्षस ने राही के साथ किया वही अब हेमा के साथ भी कर रहा है। लेकिन अब और नहीं भैया, बहुत हो गया। उस रात हिमांशु खुद पुलिस स्टेशन गया। उसके कदम भारी थे लेकिन मन में एक दृढ़ता थी। राजीव के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। जब माला जी को खबर मिली तो उनका चेहरा तमतमा गया। गुस्से से कांपते हुए बोली, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरे दामाद को फंसा दिया, क्या सोचते हो? इससे हमारी इज्जत बचेगी? अरे इससे मेरी बेटी का घर टूट जाएगा और राही और हेमा से कौन शादी करेगा अब? लेकिन इस बार हिमांशु की आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि सच्चाई की चमक थी। वह अपनी माँ की बात का जवाब देते हुए बोला, अगर हमारी चुप्पी से कोई घर बचता तो मैं अब भी चुप रहता, लेकिन हमारी चुप्पी से पता नहीं कितनी और बेटियां बर्बाद होंगी। इसीलिए अब और नहीं, अब बहुत हो गया माँ, अब जो होगा देखा जाएगा। मैं पहले ही एक बेटी के खिलाफ हुए अन्याय पर चुप रहा, जिसका नतीजा मेरी दूसरी बेटी भुगत रही है। हिमांशु जी की आवाज़ में एक ठहराव था पर शब्दों में तूफान। वह बोले, हमारी बेटियों को आज हमारी ज़रूरत है। अगर हम आज भी उनके साथ खड़े नहीं हुए तो उम्र भर खुद से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। उनका ये कहना ही था कि तभी मालती वहाँ आ गई। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में गुस्सा और शब्दों में तीखापन। तुम सबने तो जैसे राजीव को पहले ही दोषी मान लिया है। कुछ तो सोचो, ये परिवार की इज्जत का सवाल है। वो बड़बड़ाने लगी, लेकिन इस बार हिमांशु जी चुप नहीं रहे। दीदी बस कीजिए, अब और नहीं। आप जानती हैं कि राजीव कैसा है। कब तक उसकी करतूतों पर पर्दा डालती रहेंगी आप? आपकी भी तो एक बेटी है, सोचिए अगर यही सब उसके साथ हुआ होता तो? उनकी आवाज़ ऊंची नहीं थी लेकिन तीखी थी, सच्चाई की तरह चुभने वाली। घर की चार दीवारी में छिपे ऐसे दरिंदों की वजह से ही बेटियां सबसे असुरक्षित हो जाती हैं। और अगर आज आप फिर से उस आदमी की तरफदारी करेंगी तो माफ़ कीजिएगा दीदी, लेकिन इस बार आप भी दोषी होंगी। गुस्से में बोलते हुए हिमांशु ने जैसे तैसे खुद को रोका, लेकिन उनके शब्द माया और मालती दोनों को भीतर तक झकझोर चुके थे। पुलिस राजीव को पकड़कर ले जा चुकी थी। अब न्याय का इंतजार था, पर सबसे बड़ी लड़ाई राही और हेमा की थी, अपने अंदर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ने की। राही के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये एक ऐसा जख्म था जिसे शब्द भी नहीं छू सके। चुप्पी उसके भीतर घर कर गई थी, नींदों की जगह डरने ले ली थी। इन 2 सालों में उसने खुद को दुनिया से अलग ही कर लिया था। अब तो उसे बाहर किसी से भी मिलने में भी डर लगता था। यही हाल हेमा का भी था। हेमा भी सहमी सहमी सी रहने लगी थी, मानो कोई उसका साया तक छीन लेना चाहता हो, पर परिवार ने उन्हें टूटने नहीं दिया।
माया जी, जो अब तक सब कुछ नज़रअंदाज करती आई थी, अब चुप नहीं थी। उन्होंने पहली बार मालती से आंखें मिलाकर कहा, अगर उस दिन मैं अपने बेटा बहू के साथ खड़ी हो जाती तो शायद ये सब और होता ही नहीं। लेकिन अब और देर नहीं करनी है। ये बेटियां हमारी जिम्मेदारी हैं। इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी इनकी सुरक्षा है। उसके बाद उन दोनों के लिए काउंसलर की मदद ली गई। धीरे धीरे राही और हेमा ने डर से बाहर आना शुरू किया। एक वक्त आया जब वो मुस्कुराने लगीं, अपनी पढ़ाई और सपनों में दोबारा लौट आईं। वो हादसा उनके जीवन से मिटा तो नहीं, लेकिन अब उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह कल्पनात्मक होते हुए भी हमारे समाज का आईना है। हर माँ बाप से बस इतना ही कहना है कि जब आपकी बेटी चुपचाप आपके पास आकर कुछ कहे तो सुनिए, समझिए और उसका साथ दीजिए। उसका डर ही उसकी ताकत बन सकता है, अगर आप उसके साथ खड़े हो जाएं। दोस्तों, हम सब मिलकर बेटियों के लिए एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां डर की जगह सम्मान हो और चुप्पी की जगह आवाज़। लेकिन इसकी शुरुआत घर से ही होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।